इसका जवाब एक ऐसे शख्स के विचारों से आया जो शायद अब तक पैदा हुआ सबसे कमाल का वैज्ञानिक था। उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। बदकिस्मती से मैं उनसे नहीं मिल पाया, क्योंकि जब मैं सिर्फ 13 साल का था तो उनकी मौत हो गई। आइंस्टाइन ने यह कमाल की जानकारी उजागर की कि ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जरूरी चीजों में से दो, मास यानी द्रव्यमान और ऊर्जा, असल में एक ही चीज है। आप इन्हें एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। उनके प्रसिद्ध समीकरण E=mc² का यही अर्थ है कि मास को एक तरह की ऊर्जा माना जा सकता है, और इसका उल्टा भी सही है। यानी अब हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीजें यानी ऊर्जा और स्थान या आकाश है। तो ये सारी ऊर्जा और इतना स्थान या आकाश कहां से आया? इसका जवाब वैज्ञानिकों की कई दशकों की खोजबीन के बाद हासिल किया जा सका। स्थान या आकाश और ऊर्जा की रचना अनायास ही एक घटना से हुई, जिसे अब हम बिग बैंग कहते हैं। हम प्रकृति के नियमों की मदद से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ सकते हैं, बजाय इसके कि हम इस सब के पीछे ईश्वर को मान लें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में मेरे पलने बढ़ने का दौर बहुत कठिनाइयों से भरा था। हमें सिखाया जाता था कि कभी आपको मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन अब जिंदगी भर काम करने के बाद मुझे लगता है कि आप मुफ्त में पूरा ब्रह्मांड हासिल कर सकते हैं। बिग बैंग की बुनियाद में मौजूद जबरदस्त रहस्य से पता चलता है कि कैसे आकाश और ऊर्जा वाला एक इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना किसी स्रोत के अस्तित्व में आ सकता है। इसका रहस्य हमारे ब्रह्मांड के सबसे अजीब तथ्यों में से एक में छिपा हुआ है। फिजिक्स के नियमों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा का भी अस्तित्व है। इस अजीब लेकिन महत्वपूर्ण अवधारणा को समझने के लिए मैं आपको एक सीधा सादा उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी समतल जमीन पर पहाड़ बनाना चाहता हो। ये पहाड़ ब्रह्मांड होगा। पहाड़ बनाने के लिए वो जमीन को खोदेगा और वहां से निकली मिट्टी से अपना पहाड़ बनाएगा। लेकिन वो सिर्फ पहाड़ ही नहीं, बल्कि एक गड्ढा भी बना रहा है। ये वास्तव में पहाड़ का नकारात्मक यानी उल्टा स्वरूप है। गड्ढे में मौजूद चीज अब एक पहाड़ का रूप ले चुकी है, इसलिए दोनों के बीच बिल्कुल सही संतुलन रहेगा। ब्रह्मांड की शुरुआत में जो कुछ हुआ था, उसके पीछे यही सिद्धांत है। जब बिग बैंग से ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा निकली, तो उसके साथ ही उतनी ही मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा हुई। इस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक का कुल योग हमेशा शून्य होता है। यह भी प्रकृति का एक और नियम है। लेकिन आज ये नकारात्मक ऊर्जा कहां है? ये हमारे ब्रह्मांड की कॉस्मिक कुकबुक की तीसरी सामग्री है। ये आकाश या अंतरिक्ष में है। ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन विज्ञान के सबसे पुराने नियम यानी गुरुत्वाकर्षण और गति के प्राकृतिक नियमों के अनुसार अंतरिक्ष अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा का एक विशाल भंडार है। ये इतना विशाल है कि इससे सुनिश्चित हो जाता है कि सब कुछ आखिरकार शून्य हो जाए।
मैं ये स्वीकार करता हूं कि अगर आप गणित नहीं जानते तो इसे समझने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन ये सच है। अंतरिक्ष में मौजूद अरबों आकाश गंगाओं का अंतहीन जाल गुरुत्वाकर्षण की ताकत से एक दूसरे को खींचते हुए एक विशाल स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। ब्रह्मांड नकारात्मक ऊर्जा को संचित करने वाली एक विशाल बैटरी की तरह है। सकारात्मक चीजें यानी आज हमें दिखाई देने वाला मास और ऊर्जा असल में पहाड़ की तरह है। इनके निर्माण में बना सुराख या नकारात्मक पहलू पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है। तो ईश्वर है या नहीं है, ये पता लगाने की हमारी खोज में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अगर ब्रह्मांड का कुल योग शून्य है तो फिर आपको इसकी सृष्टि के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, यानी ब्रह्मांड वास्तव में मुफ्त में हासिल चीज है। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का योग शून्य होगा। इसलिए अब हमें बस ये पता लगाना है कि यहाँ ये पूरी प्रक्रिया किसने या किस चीज ने शुरू की। आखिर ब्रह्मांड अनायास ही कैसे पैदा हो गया? शुरू में ये एक बड़ी समस्या लगती है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। जरूरत महसूस करने पर आप चुटकी बजाकर एक कप कॉफी हासिल नहीं कर सकते, है ना? आपको कॉफी बीन्स, पानी और शायद कुछ दूध और चीनी जैसी चीजों को मिलाकर इसे बनाना होगा। लेकिन इस कॉफी के कप में दूध के कणों से भी नीचे आप एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर उतर जाएं, तो आप ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां बिना किसी स्रोत के भी कुछ बनाना मुमकिन होता है। कम से कम कुछ समय के लिए तो हो ही सकता है। इसकी वजह यह है कि इस पैमाने पर प्रोटॉन जैसे पार्टिकल प्रकृति के उन नियमों के अनुसार काम करते हैं जिन्हें हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, और ये अनायास ही पैदा हो सकते हैं। थोड़ी देर तक गौर करें तो ये फिर से गायब हो जाते हैं और किसी और जगह पर दिखाई देने लगते हैं। हम जानते हैं कि अतीत में ब्रह्मांड खुद बहुत छोटा सा था। ये वास्तव में एक प्रोटॉन से भी छोटा था, और इसका अर्थ वाकई बहुत मायने रखता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड और इसकी जबरदस्त विशालता और जटिलता प्रकृति के किसी भी नियम को तोड़े बिना अस्तित्व में आई है। उस पल के बाद से अंतरिक्ष के विस्तार के साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती रही। संतुलन बनाए रखने के लिए इस नकारात्मक ऊर्जा को संचित करने के स्थान की भी जरूरत थी। लेकिन यहां एक बार फिर एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है। क्या ईश्वर ने वो क्वांटम लॉज बनाए जिनसे बिग बैंग हो पाया? असली सवाल ये है कि क्या हमें बिग बैंग के होने की पूरी तैयारी के लिए ईश्वर की जरूरत है? मैं किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि विज्ञान किसी अलौकिक सृष्टिकर्ता के अस्तित्व से ज्यादा बेहतर कारण बता सकता है। ये व्याख्या कारण और प्रभाव के सिद्धांत की एक अजीब बात की वजह से मुमकिन हो पाई। हमारे रोजमर्रा के अनुभव हमें यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ भी होता है वो अतीत में पहले हुई किसी घटना की वजह से होता है। इसलिए हमारे लिए ये मान लेना स्वाभाविक है कि वो चीज यानी शायद ईश्वर के कारण ही ब्रह्मांड अस्तित्व में आया होगा। लेकिन जब हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं लगता।
मैं इसे समझा सकता हूं। आप किसी पहाड़ी की ढलान पर बहती नदी की कल्पना कीजिए। ये नदी कहां से पैदा हुई? शायद बारिश से। ये पहाड़ों पर पहले हुई बारिश से बनी होगी। लेकिन बारिश कहां से हुई? इसका एक अच्छा जवाब है सूर्य। समुद्र पर चमकते सूर्य ने पानी की भाप को आसमान में पहुंचाया, जिससे बादलों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सूर्य क्यों चमकता है? अगर हम गौर करें तो ये हाइड्रोजन के अणुओं के आपस में जुड़कर हीलियम बनने की प्रक्रिया है, जिसे फ्यूजन कहते हैं, और इससे ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। अब तक तो ठीक है, आखिर हाइड्रोजन कहां से आई? इसका जवाब है बिग बैंग से। लेकिन ये एक अहम बात है। प्रकृति के नियम हमें बताते हैं कि न सिर्फ ब्रह्मांड प्रोटॉन की तरह अस्तित्व में आया होगा और इसे किसी ऊर्जा की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, बल्कि यह भी मुमकिन है कि बिग बैंग भी बिना किसी वजह के हुआ हो। बिना किसी वजह के। ये व्याख्या आइंस्टाइन के सिद्धांतों और ब्रह्मांड में अंतरिक्ष और समय के बुनियादी रूप से एक दूसरे से जुड़े होने की उनकी अवधारणा पर आधारित है। बिग बैंग के समय एक कमाल की बात हुई थी। उस पल समय का जन्म हुआ था। सिर घुमा देने वाले इस विचार को समझने के लिए अंतरिक्ष में तैर रहे ब्लैक होल में से एक पर गौर कीजिए। एक आम ब्लैक होल असल में इतना बड़ा तारा होता है कि वो अपने ही भीतर ठह जाता है। वो इतना विशाल होता है कि उसके गुरुत्वाकर्षण से रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए वो लगभग पूरी तरह काला होता है। उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि वो सिर्फ प्रकाश के साथ साथ समय को भी विकृत और खत्म कर सकता है। ये कैसे होता है, इसे देखने के लिए इसकी ओर खिंच रही एक घड़ी की कल्पना कीजिए। घड़ी ब्लैक होल के जितना करीब पहुंचती जाती है, वो उतनी धीमी होती जाती है। समय खुद धीमा पड़ने लगता है। अब कल्पना कीजिए कि घड़ी ब्लैक होल में घुस गई। अगर हम ये मान लें कि घड़ी ब्लैक होल के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण को झेलकर सलामत रही, तब भी वो बिल्कुल रुक जाएगी। ये खराब होने की वजह से नहीं रुकेगी, बल्कि इसका कारण ये है कि ब्लैक होल के भीतर समय का अस्तित्व ही नहीं है। और ब्रह्मांड की शुरुआत के समय भी बिल्कुल यही हुआ होगा। ब्रह्मांड की शुरुआत में समय द्वारा निभाई गई भूमिका मेरी समझ में किसी बड़े डिजाइनर की जरूरत को खारिज करने और ये उजागर करने में अंतिम महत्वपूर्ण चीज है कि ब्रह्मांड खुद अस्तित्व में कैसे आया। अतीत में बिग बैंग पल की ओर लौटने पर हम देखते हैं कि ब्रह्मांड लगातार छोटा होता जाता है।
और आखिरकार ये उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां पूरा ब्रह्मांड इतने छोटे से स्थान में था कि ये एक बहुत सूक्ष्म और बहुत सघन ब्लैक होल के रूप में था। और आज अंतरिक्ष में तैर रहे ब्लैक होल्स की तरह ही प्रकृति के नियम भी कुछ असाधारण करने को कहते हैं। वो हमें बताते हैं कि यहां समय को भी थम जाना चाहिए। आप बिग बैंग से पहले के समय में नहीं जा सकते, क्योंकि उससे पहले कोई समय था ही नहीं। आखिरकार हमें एक ऐसी चीज मिल गई है जिसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि किसी कारण के अस्तित्व के लिए कोई समय ही नहीं था। मेरे लिए इसका अर्थ है कि किसी सृष्टिकर्ता की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि किसी सृष्टिकर्ता के होने का कोई समय ही नहीं है। समय खुद बिग बैंग के साथ ही शुरू हुआ, इसलिए ये ऐसी घटना थी जो किसी ताकत या चीज के द्वारा नहीं हो सकती थी। हमें देवताओं के बारे में अंधविश्वास या डर पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड उनके बिना भी बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। अंतरिक्ष में गैसों के बादल आपस में मिलकर विशाल गोलों का रूप ले लेते हैं और उन्हीं से सब कुछ होता है। ये गोले इतनी तेजी से जलते हैं कि पूरे आसमान में रोशनी फैल जाती है और वो विशाल और सुंदर आकाश गंगाएं बनाते हैं जो अंतरिक्ष में विशाल पहियों की तरह अपनी धुरी पर घूमती है। ये सब कुछ अपने आप होता है और ऐसे नियमों से नियंत्रित होता है जिन्हें हम समझ सकते हैं और उनका विश्लेषण भी किया जा सकता है। हमने पता लगाया है कि मास और ऊर्जा पर काम कर रहे प्रकृति के नियमों ने किस तरह ऐसी प्रक्रिया शुरू की जिससे आखिरकार पृथ्वी पर मौजूद हम लोगों का जन्म हुआ। और हमें खुशी है कि हम ये सब समझ के लिए आजाद है। और मेरी राय में सीधी सादी बात यह है कि कोई ईश्वर नहीं है। ब्रह्मांड को किसी ने नहीं रचा और कोई हमारी किस्मत तय नहीं करता है। इससे मुझे ये जबरदस्त एहसास होता है कि कहीं कोई स्वर्ग या परलोक का जीवन नहीं है। हमारे पास इस ब्रह्मांड के जबरदस्त डिजाइन को समझने के लिए बस यही एक जीवन है और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं।